नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। साथियों, संसद का मानसून सत्र स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में 8 बड़े बिल पारित किए जाने वाले हैं सरकार के द्वारा। ये 8 बिलों पर तगड़ा घमासान मचने वाला है। आज की वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में इन 8 बिलों के बारे में हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ में 7 जो पेंडिंग बिल्स हैं उन पर भी चर्चाएं इसी सत्र में होनी है। जैसा कि तो ये टोटल 15 बिल कौन कौन से हैं, जिसके आने से बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो जाएंगी और बहुत सारा विरोध भी हो रहा है इस चीज का। तो वीडियो को पूरा डिटेल में देखिएगा। बहुत ही आसान भाषा में आपको जैसा कि बताने वाली हूँ मैं कुछ। जैसा कि बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी की हम बात करें कि इसमें जो मानसून सत्र है इस बार, ये सत्र आप जानते हो संसद के 3 सत्र होते हैं। एक बजट सत्र होता है जो फरवरी में होता है, एक फिर मानसून सत्र होता है जो मानसून जब आता है तब शुरू होता है जुलाई अगस्त में। जैसा कि इसके बाद एक आता है लास्ट में शीतकालीन सत्र जो ठंडियों में सर्दियों में होता है। तो ये संसद के 3 सत्र हैं, लेकिन कभी कभी कोई जैसा कि विशेषकालीन सत्र भी हो जाता है। कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब सरकार को सभी दलों को बिठाना जरूरी होता है या फिर किसी बिल पर चर्चा करने की जरूरत होती है, तो उस टाइम पर विशेषकालीन सत्र बुलाए जाते हैं। वो कभी भी बुलाए जा सकते हैं। चलिए मानसून सत्र की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ है, 21 अगस्त तक चलेगा। टोटल 32 दिनों तक ये मानसून सत्र इस बार का रहने वाला है। इस बार एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि 21 जुलाई को पहले ही दिन एक सदन का मतलब आप जानते हो संसद के 3 सदन होते हैं माने जाते हैं। एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति भी माने जाते हैं। अब आप बता दें इसमें जैसा कि राष्ट्रपति की बात करें, हस्ताक्षर के कोई भी बिल कानून नहीं बनता है बिना राष्ट्रपति के। तो ये 3 अंग होते हैं सदन के, तो जिसमें से 2 सदन जो होते हैं अपर हाउस लोअर हाउस, उसमें अपर हाउस होता है राज्यसभा, लोअर हाउस होता है लोकसभा। तो पहले ही दिन इस सत्र के अपर हाउस के यानी राज्यसभा के जो सभापति हैं इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कौन है वो? जगदीप धनखड़ जी, जो कि उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति जो भी होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है राज्यसभा का सभापति। तो पहले दिन तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया जैसा कि पहले दिन की कार्यवाही के बाद। खैर, अब जो उपसभापति होते हैं वो अब इसका कार्यान्वयन देखेंगे जब तक कि कोई नया उपराष्ट्रपति ना आ जाए। लेकिन अब इसके बाद भी आगे और भी जैसे कि कलाम मंजनी है बाकी है। क्योंकि 8 नए बिल आ रहे हैं। ये बिल कौन कौन से हैं इनको जान लीजिए आप, उसके बाद पता चलेगा कि क्यों इस पर घमासान मचेगा। और 7 पेंडिंग बिल भी हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कौन कौन से विधेयक आ रहे हैं। मणिपुर जीएसटी संशोधन विधेयक आएगा। इसके अलावा जन विश्वास प्रावधानों में जो संशोधन विधेयक आएगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM के लिए आएगा ये संशोधन विधेयक। अब टैक्सेशनल जैसे कि टैक्सेशन जो होता है ला संशोधन विधेयक आएगा, ये भी आएगा। ठीक है, ये विधेयक 2025 जैसा की है। भू विरासत स्थल एवं भू अवशेष संरक्षण एवं रख रखाव ये है, ये भी विधेयक आया 2025 का आएगा। खान एवं खनन विकास विनियमन विधेयक आएगा। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक आएगा। राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक आएगा। तो ये तो बिल आएंगे, विधेयक आएंगे। देखो जो पहले आता है विधेयक, जब विधेयक दोनों में पारित हो जाता है दोनों सदनों में, फिर राष्ट्रपति की मुहर लग जाती है। पास हो जाने के बाद तब वह विधेयक अधिनियम बनता है या कहें बिल जो है वो एक्ट बनता है। तो ये 8 एक्ट आने वाले हैं, लेकिन कुछ पुराने भी बिल हैं जो पेंडिंग में हैं, इनको भी जानना जरूरी है। क्योंकि ये पेंडिंग क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता थी या फिर किन्हीं कारणों से ये पास नहीं हो पाए। तो सबके अलग अलग कारण थे, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनकम टैक्स बिल। इनकम टैक्स बिल आपको पता होगा इस बार के बजट में जैसे कि इंट्रोड्यूस किया गया था, निर्मला सीतारमण जी ने ये इनका जो इनकम टैक्स बिल किया है अभी आगे हम लोग देखेंगे। इंडियन पोर्ट्स बिल यानी भारतीय बंदरगाह बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल, कोस्टल शिपिंग बिल, समुद्र माल परिवहन बिल, बिल ऑफ लैंडिंग, गोवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन बिल। तो ये पेंडिंग थे, इनको भी पास किया जाएगा। एक एक करके समझते हैं कौन कौन से बिल क्या क्या कारण से लाए जाने हैं या क्यों इनको एक्ट बनाया जाना है। सबसे पहले इनकम टैक्स बिल की बात करते हैं हम लोग। इनकम टैक्स में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इनकम टैक्स फाइल करने में काफी लंबा प्रोसीजर होता है।
डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो सरकार चाहती है कि इस बार का जो इनकम टैक्स बिल आए नया वाला, क्योंकि वो बहुत सालों से वो पुराना चल रहा है मॉडल, तो वो नया आए, वो सिंपल हो, इजी हो, जिससे से ज्यादा जो होता है ना कि लोग इनकम टैक्स भी फाइल कर सकें। और बहुत सारे लोग खुद ही कोशिश करें कि खुद ही वो फाइल कर दें, किसी सीए की या किसी की जरूरत ना पड़े उनको, कम से कम में पड़े उनको, तो जिससे से ज्यादा टैक्स के सेक्टर में मतलब लोग आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स भरें। बहुत सारे लोग जो टैक्स चोरी करते हैं वो ना करें। तो कर व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाना उद्देश्य है। ये विधेयक फरवरी 2025 में लोकसभा में पेश किया गया था, जब वही बजट चल रहा था। प्रवर समिति की जो भेजा गया था, किसको? प्रवर समिति को ये भेजा गया था। करदाताओं के लिए प्रक्रियाओं का आसान करने और कर संग्रह को, टैक्स कलेक्शन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए केंद्रित है। आपको याद होगा इस बार का जो बजट आया, उस बजट में 12 लाख तक की इनकम वालों को, जो वार्षिक इनकम जिनकी 12 लाख होती है, उनको टैक्स फ्री कैटेगरी में रखा गया है। कि मतलब अगर आपकी रुपए 1 लाख महीना सैलरी है, 12 महीनों में 12 लाख सैलरी कमाते हो, तब आप टैक्स के दायरे में नहीं आओगे। तो ये मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई है इस बार के बजट में। तो इस बार अब इनकम टैक्स बिल पर भी जैसे कि वही पर लाया गया, तो चर्चा हुई, लेकिन वह किसी तरीके से पूरा पास नहीं हो पाया था। तो वह अब इस वाले मानसून सत्र में फिर से लाया जाएगा। जन विश्वास विधेयक ये छोटे अपराधों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर प्रशासनिक जुर्माने में बदला जाएगा। इसको भी लेकर बवाल हो रहा है। मतलब कि जो छोटे मोटे उद्देश्य के लिए, जो छोटे मोटे घटनाएं होती हैं, छोटे मोटे अपराधी होते हैं, छोटे मोटे केस के लिए, जैसे कि उनको आपराधिक श्रेणी से हटाया जाएगा। और जुर्माने की कैटेगरी में जैसा होता है ना कि मतलब आप ट्रैफिक में देखो, ट्रैफिक में आप जैसे नियमों का पालन नहीं करते हैं, मान लो आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, ठीक है, हेलमेट लगा के नहीं गए हो, लाइसेंस नहीं लिए हो, तो वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि आपको जेल भेज दिया जाएगा। वहां पर सिर्फ एक जुर्माना टाइप वाला दंड दिया जाता है कि चलो ठीक है, इतना जुर्माना दो और जाओ, यहाँ से चालान काट लिया गया और आपको जुर्माना दे के जाओ। उसके बाद यहाँ से अपना वो जुर्माने टाइप वाला हुआ है। ऐसे ही यहाँ भी कहा गया है कि छोटे अपराधों में, अब छोटे अपराधों में क्या हो सकता है कि छोटे अपराधों में ये भी होता है आप ये भी समझ सकते हो कि जैसे पुलिस वाले पर हाथ उठा दिए, ये भी हो सकता है। मतलब कुछ छोटा मोटा, कुछ किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिए, तो ऐसे केस में उनको जेल नहीं ले जाया जाएगा, उनको जुर्माने की श्रेणी में लाया जाएगा कि चलो ठीक है, ये गलती की तुमने, जुर्माना भरो और जाओ यहाँ से। तो ऐसा हो सकता है, जैसा कि छोटे अपराधों में इसकी श्रेणी अब क्या होगी। ठीक है, तो ये जो लंबा वाला, जैसे कि ये तो लंबा हो गया, ठीक है, ये बिल व्यापार सुगमता के लिए, ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और अनावश्यक कानूनी जटिलताओं को कम करने के लिए भी होगा। जो व्यापार की सुगमता, व्यापार में बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि कुछ पता नहीं रहता है कि इसको डॉक्यूमेंटेशन कैसे कराना है। कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यापारी है, शुरुआत किया, उसको पता ही नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, चालान कैसे बनाना है, या फिर क्या परमिशन कहाँ से लेनी है। तो कई बार जब जांच होती है, चेकिंग होती है, तो फिर भारी भरकम दंड भुगतना पड़ता है। कई बार बंद भी कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। तो ये सबको अब जुर्माने के रूप में कर दिया जाएगा। अगर चलो ठीक है, फाइन भरो इतना, उसके बाद अपना काम शुरू करो और बाकी चीजें करा लो, तो कोई जेल वगैरह वाला सिस्टम नहीं होगा यहाँ। जन विश्वास 2000 जैसे 2.0 बिल है ये, तो इस प्रकार से जन भावना में थोड़ा सा मतलब बढ़ेगा, इसीलिए इसका नाम जन विश्वास दिया गया है। खनिज और खनन संशोधन विधेयक, इस पर भी कंट्रोवर्सी हो रही है। इसमें कहा जा रहा है कि भाई खनन माफियाओं को बढ़ावा मिलेगा। खैर यहाँ पर सरकार का क्या तर्क है, सरकार का क्या कहना है कि वैज्ञानिक खनन को बढ़ावा दिया जाएगा, गहरे खनिजों की जो प्रोत्साहित किया जाएगा उनको, यानी रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, उसको लेकर के सरकार थोड़ा सा और एक्टिव होने वाली है कि भाई इतना बड़ा देश है अपना, 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, मिनरल्स भी बहुत ज्यादा ही पाए जाएंगे अपने यहाँ, होंगे ही। तो रेयर अर्थ मिनरल भी अगर हम लोग खोजने बैठे तो जरूर ही मिलेंगे। अभी देखो राजस्थान में मिला रेयर अर्थ मिनरल, क्योंकि वर्तमान में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी बढ़ने में सेमीकंडक्टर या फिर कहें बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें बनाने में रेयर अर्थ मिनरल का बहुत आवश्यक होता है, आवश्यकता होती है। ऐसे में हम लोग चाइना पर ही डिपेंडेंट हैं और चाइना जो बार बार कंट्रोल करता है, रोक देता है, कई बार कहता कि हम नहीं बेचेंगे, मनमानी करता है। दुनिया भर में समझ लो 90% रेयर अर्थ मिनरल का एक्सप्लोरेशन जो है वो चाइना करता है और हम लोग काफी पीछे हैं उनसे उस क्षेत्र में।
अब इसके पीछे कई कारण आ जाते हैं। कई बार तो हम लोग जानते हैं कि हाँ ठीक है, हाँ रेयर अर्थ मिनरल होगा यहाँ, लेकिन जब भी खनन वाले आते हैं वहां पर तो खनन करने तो कुछ आ जाते हैं एनजीओ, कुछ पर्यावरण के संरक्षण आ जाते हैं और वो फिर विरोध वगैरह करने लगते हैं। कंट्रीब्यूशन उनको राइट देता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका वो फायदा उठा करके विरोध करते हैं। कुछ तो जो जैसे कि बता दें प्रोएक्टिव होते हैं, चाइना की तरफ से स्पॉन्सर्ड होते हैं, वो लोग जानबूझ करके आकर के विरोध कराते हैं, जिससे क्योंकि चाइना थोड़ी ना चाहेगा कि हम अपने देश में कोई रेयर अर्थ मिनरल खोज लें, खनन कर लो, क्योंकि भाई हम लोग अगर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो उस पर हम लोग कैसे डिपेंड होंगे। ऐसा इसलिए ये चाइना भी नहीं चाहता कि हम लोग क्या रेयर अर्थ मिनरल मिले। तो ये सब चीजों के लिए थोड़ा सा सरकार को और ज्यादा कंट्रोल देने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, इसीलिए इसका भी विरोध हो रहा है। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास की भूमिका को मजबूत करेगा और खनन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए नियमों को सफल सरल बनाएगा। अब विपक्ष का कहना ये है कि भाई अब अडानी को दोगे आप सब कुछ, जो खनन है या खनन वाला कानून ला करके आप ये आपके जो चहेते लोग हैं ना, चहेते बिजनेसमैन हैं, खनन माफिया हैं, उनको दोगे, ये खनन के व्यापारियों को दोगे। अगला जैसे हम बताएं राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, अब ये इसका विरोध भी हो रहा है, बीसीसीआई के पूर्व सचिव वगैरह कर रहे हैं। ये ना राष्ट्रीय खेल प्रशासन, इसका उद्देश्य खेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। जो लोकपाल वगैरह होते हैं उनको और ज्यादा सशक्त बनाना। ये बिल खेल संगठनों के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा स्थापित करेगा, जिससे खेल प्रबंधन में सुधार होगा। कई बार खेल जो प्रशासन होते हैं, जो बॉडीज होती हैं, उन पर आरोप लगते हैं कि भाई यहाँ पर तो या तो नेपोटिज्म होता है या फिर जिनकी पकड़ बढ़िया है, पहुंच बढ़िया है, वही खिलाड़ी आगे जा पाते हैं। कई बार ऐसा आरोप सुनने को मिलता है, तो इसको भी थोड़ा सा और ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा सशक्त बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पर। अब इसके अलावा आपने देखा अभी कुछ दिन पहले, जैसे कि हमने आपको बताया था, राष्ट्रीय खेल नीति आएगी, या कहे मतलब नई राष्ट्रीय खेलों नीति आई थी, भारत नीति जिसको नाम दिया गया है, तो वो भी इसमें आएगा। इसी के तहत राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक। एंटी डोपिंग क्या है होती है, तो जो खिलाड़ी जो होते हैं, खिलाड़ी कई बार कुछ केमिकल्स यूज करके, कुछ केमिकल या कहें इंजेक्शन ले लेते हैं या फिर कुछ दवाइयां खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बूस्ट हो जाती है खेलों में। तो इसके लिए नाडा नाम की एक एजेंसी है जो भारत में काम करती है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, वो इसकी जांच करती है, पड़ताल करती है। वर्ल्ड लेवल पर वाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इसके लिए थोड़ा सा कानून और सशक्त बनाया जाएगा, जिसे राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक नाम दिया गया है। खेलों में डोपिंग को जैसे के लिए कड़े नियम लागू किए जाएंगे और ये विधेयक डोपिंग विरोधी जो नियमों को और सख्त करेगा ताकि खेलों में निष्पक्षता बनी रहे। मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक, मणिपुर जीएसटी, ये एक स्पेशल है। स्पेशल समझ लो कि मणिपुर के लिए ही किया जाएगा, कि मणिपुर में जो जीएसटी है उसमें कुछ ना कुछ छूट दी जाएगी उनको, क्योंकि मणिपुर में आप देख रहे हो पिछले कई सालों से वहां तो दंगे हो रहे हैं, इकोनॉमी डूबी हुई है, पड़ी हुई है वहां की। ऐसे में सरकार जब जीएसटी वसूलेगी बाकी राज्यों की तरह, तो फिर कहाँ जाएंगे बेचारे नागरिक। तो एक अध्यादेश तो प्रत्याशित जैसे यहाँ पर होगा ही, तो मणिपुर में कर संरचना को और प्रभावी बनाएगा। ये भारतीय प्रबंध संस्थान जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसमें भी संशोधन लाया जा रहा है। इसका विधेयक आईआईएम के प्रशासन और शैक्षणिक झांसी के सुधार किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप ला सके, ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल सके, मैनेजमेंट को बढ़ावा मिल सके और अच्छी एजुकेशनल बॉडीज आ सके। तो ये एजुकेशनल व्यक्ति भी आ सके। ये बिल आईआईएम को और स्वायत्तता प्रदान करेगा, उसकी कार्य क्षमता को भी बढ़ाने पर केंद्रित किया जाएगा। भू धरोहर स्थल और भू अवशेषों को विधेयक जो है, ये अपने हेरिटेज हैं, भू धरोहर हैं या विरासत हैं, उनको थोड़ा सा और संरक्षित करने के लिए सरकार इसमें प्रयास करेगी। पर्यटन को भी इसमें बढ़ावा मिलता है और साथ ही साथ में अपनी धरोहर जो है, जैसे कि अपनी विरासत जैसे हो जो ये है, ये भी संरक्षित रहती है। तो ऐतिहासिक स्थल और पुरातात्विक स्थलों को संरक्षण और रख रखाव, इसका ये उद्देश्य है। ये विधेयक भारत भर की सांस्कृतिक विरासत और संरक्षित करने के लिए ये नियम और संसाधन प्रदान करेगा। ये कानून जो संशोधन विधेयक, तो करा कानून संशोधन विधेयक के तहत कर संबंधी नियमों में सुधार और लंबित कर मामलों का जो समाधान किया जाएगा। ये बिल कर संग्रह की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाएगा।
करदाताओं के लिए प्रक्रियाओं को सरल करेगा। बेसिकली ये इनकम टैक्स बिल की तरह भी होगा। शिपिंग और बंदरगाह संबंधी विधेयक इसमें कई सारे हैं, सब बिल हैं। तो इसमें बिल्स और लैंडिंग विधेयक है, समुद्र के द्वारा माल ढुलाई विधेयक है, तटीय शिपिंग विधेयक है, मर्चेंट शिपिंग है, जैसे कि यहाँ पर बंदरगाह विधेयक है, व्यापार को बढ़ावा देने और बंदरगाहों की दक्षता को जैसे कि बढ़ाने के लिए है। अभी आपने कुछ महीनों पहले देखा था, पीएम मोदी ने केरल में जाकर विंजियम पोर्ट का उद्घाटन किया था, जो कि भारत का सबसे गहरा ये पोर्ट था। अब ये तो मतलब आपको ध्यान रखना है, जैसे कि इसके तहत बंदरगाहों को और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा हो सकता है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन और थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए भी बिल लाए सरकार की। मणिपुर में जो राष्ट्रपति, जैसा कि मणिपुर में एन बीरेन सिंह वहां इस्तीफा दे चुके हैं, मुख्यमंत्री थे वहां के, और लेकिन इस्तीफा दे दिए और अब वहां पर राज्यपाल शासन लागू है, जो राष्ट्रपति के अधीन अनुच्छेद 356 के तहत कार्य करता है, जिसे जनरली राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राज्यपाल का वहां पर एक्चुअल में शासन होता है। तो अब हो सकता है इसी मानसून सत्र में ही उसको भी एक्सटेंड किया जाए, उनके भी कार्यकाल को। अब इसके लिए विपक्ष क्या मुद्दे दे रहा है? विपक्ष जो है ये सरकार से जवाब मांग रही है कई मुद्दों पर, कई सवालों पर। ऑपरेशन सिंदूर जैसे हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर में एक्चुअल में कितने फाइटर प्लेन गए थे, अपने कितने गए थे, उनके कितने गए थे। इसके अलावा ट्रंप बार बार जो दावा कर रहे हैं कि हमने सीजफायर कराया है, हमने सीजफायर कराया, तो 25 बार ये कह चुके हैं। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसको सरकार बताए, क्योंकि संसद में जो चीज बताएंगे वो एक अभिलेख ही होगा और वो रिकॉर्डेड होगा और वो फिर हमेशा के लिए होता है और सच होता है। पर जो भी बोलना होता है वो सच बोला जाता है, इस डेटा के साथ, फैक्ट के साथ, और सच्चाई बोलनी होती है। अब दूसरा, पहलगाम आतंकी हमला हुआ, ये इसके पीछे कौन संगठन था, कौन आतंकवादी थे, वो पकड़े क्यों नहीं गए, कहाँ पर हैं, पकड़े गए, मारे गए, या अगर तो कहाँ पर हैं, मतलब कितने मारे गए, ये सब डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर दावा, ये सब मुद्दे सरकार से उठा रहे हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सवाल उठा रही है। तो अब इसमें मानसून सत्र है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने आपको बहुत सारे जैसे कि बताया है कि ये मानसून सत्र, जैसे कि इसमें अब जैसे कि आपको बताया है 31 जुलाई से शुरुआत हो रही है, चलेगा कब तक ये? 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, 21 अगस्त तक चलेगा। टोटल 32 दिनों का ये मानसून सत्र चलने वाला है। आप अब जैसे कि यहाँ पर एक तो महाभियोग भी जैसा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आपको पता ही है किसकी, यशवंत शर्मा जी की, यशवंत वर्मा, जो कि क्या है, जस्टिस हैं, और उनके यहाँ 15 करोड़ रुपए जैसा कि उनके स्टोर रूम में मिले हैं जलते हुए, वो पकड़े गए हैं। अब इन पर महाभियोग लगा हुआ है। अगर ये अपने आप इस्तीफा दे देते हैं तो बात अलग है, तब तो ये मतलब बच जाएंगे, बच क्या जाएंगे, मतलब इनको सरकारी सुविधाएं मिल पाएंगी इस्तीफा देने के बाद। अगर ये महाभियोग से हटा जाते हैं तो जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती है ना, आप इस बात को ध्यान कर लो कि जब कोई इस्तीफा देता किसी भी सेक्टर में, तो इस्तीफा दिया तो उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी जो भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं। लेकिन अगर महाभियोग से हटाया गया है तो उसे कोई भी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, सरकारी जो भी सुविधाएं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब तो इसकी तो मैंने आपको जैसा कि वीडियो बनाई हुई है, ये आपको बता भी दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें डिटेल में आपको